हे गाइस, हाउ आर यू? दिस साइड ऑफ बेटर विकास सर। और आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। ठीक है, क्योंकि बोल कंसेप्ट में जो डेफिनेशंस होती है उसका बड़ा रोल होता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो मुझे याद होगा आपने बचपन में पढ़ा होगा मैटर। तो एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, तो इसको क्या बोलते थे? पर मैटर। अब इसके बाद डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी जिसपे उसने डिफाइन किया था। तो अपन को ज़्यादा उसके अंदर नहीं घुसना है, अपन को बस बेसिकली ये चीज़ देखनी है कि मैटर क्या था। तो अपन मैटर को बात करते थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको बोलते थे एटम। ठीक है, और एटम के लिए अगर बात करूँ तो तुमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका होगे कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना, घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और अंदर क्या होता है जहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियन, न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या बोलते थे? न्यूक्लियन बोलते थे। ठीक है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बात रहेगी। तो आज अपन पढ़ने वाले किसके बारे में? बेसिकली कहूँ तो एटम के बारे में। और एटम में भी हमें क्या पढ़ना है? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। अब भाई मास ऑफ एटम निकालने के 3 तरीके हैं। एक इसको निकाल सकते हैं RAM, एक होता है AM और एक होता है GAM, राम, आम और गाम। दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। किसकी रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे थे? दैट इज योर एटॉमिक मास। और ये आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट इज योर RAM। अब बात समझना, रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो बात करूं तो इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से ही डिराइव किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें, सबसे पहले जो डाल्टन थे इन्होंने क्या किया था? 2 रेफरेंसेस लिए थे। मतलब किसी भी एलिमेंट के मास को निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए था। तो सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया था, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस पे लिया था। ठीक है, 1961 में IUPAC ने फिर एक स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का, दैट इज कार्बन 12। उन्होंने बोला कि जिसका मास था 12 ग्राम, क्योंकि अपन को पता है 2 आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। C12 का मास होता है 12, C14 का मास होता है 14। तो जो 12 मास वाला था दैट इज कॉल्ड कार्बन 12 आइसोटोप, उसको फिर उन्होंने एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया और आज भी अपन उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करूं तो किसने दिया था? डिराइव्ड बाय डाल्टन, बाय यूजिंग अपनी उसको थ्योरी को यूज किया था। ठीक है, ही यूज्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबसे पहले हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। आप देखो, अगर हाइड्रोजन के रेफरेंस पे अगर अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन के रेफरेंस पे अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा? तो क्या था? सबसे पहले मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, और ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला था? मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, यानी एक एटम एलिमेंट के एक एटम का मास किसके रिस्पेक्ट में? मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अगर यही रिलेटिव एटॉमिक मास आपसे कैलकुलेट करूँगा किसके? ऑक्सीजन के रेफरेंस में, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट ये किसके रेफरेंस पे हो गया? मास ऑफ 1, ये हो गया, हाँ सॉरी, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। देखो इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा चेंज है। क्या ऑक्सीजन के रेफरेंस में निकालोगे? ऑक्सीजन का मास क्या था? 16 था। क्या था? 16 था। तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या ले लिया है। अब हमारा अगर क्या है स्टैंडर्ड रेफरेंस,
C12 क्या है, C12 है अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो अगर इसके 12 ग्राम का मास जो इसको लिया तो इसके अकॉर्डिंग आप रिलेटिव एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे, देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन, आप इसका देखो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। तो मतलब अब आपका जो फॉर्मूला आ गया स्टैंडर्ड रेफरेंस से वही आ गया। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ध्यान से देखना। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट होता है जिसपे कि आपके होते हैं टोटल नंबर ऑफ, इसको अपन लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसको भी अपन लिख सकते हैं कार्बन 12 के कि ये 1/12 है इनटू, अब ये किसके, कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर था, तो अपन लिखते हैं 12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। बोलो ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ इसके किसके, C12 के मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन के बराबर। तो अब यहाँ पर क्या क्या कट हो रहा है ज़रा देखो जल्दी से। एक तो ये चीज़ कट हो रही है, दूसरा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब अपन क्या बात कर सकते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बेसिकली क्या है, पूरे किस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो दिस इज द बेसिकली अगर हम बोले तो क्या है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपको दिए होते हैं उसी के इक्वल होता है। अब कोई पूछ लेगा सर कोई यूनिट होती है क्या, तो RAM इज यूनिटलेस, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है। फिर से समझो, मैं पूरी कहानी को एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM सबसे पहले डाल्टन ने ड्राइव किया था, ठीक है। उसके बाद इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया था, जिसमें अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का मास किसके रिस्पेक्ट में था, 1 हाइड्रोजन एटम के थी। अगर ऑक्सीजन को आप रेफरेंस ले रहे हो तो 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब मैंने क्या बोला था, 1961 में IUPAC ने एक्सेप्ट किया था कार्बन 12 आइसोटोप को, जिसका की मास था 12 ग्राम एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, जिसमें अगर हम अब इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और ये कार्बन 12 क्या है, आइसोटोप है। रैब अगर इसको अब इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन अपॉन, इसके लिए लिखेंगे तो 1/12 इंटू 12, क्योंकि 12 ग्राम के लिए बात हुई थी, 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज यूनिटलेस। ठीक है, नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका एटॉमिक मास। क्या है अगला टॉपिक आपका, एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास कैसे निकालेगी, अपन बिल्कुल पीछे वाले फॉर्मूले का ही यूज करने वाले हैं इसमें। RAM इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ध्यान से समझते जा रहा भाई। देखो क्या है, बहुत सिंपल वे में कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझाने की। अच्छे से जितना समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, यही था। अब देखो भाई यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझना जो अपन को भूलनी नहीं है कि ये जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट है यही आपका क्या है, एटॉमिक मास है। यही क्या है आपका एटॉमिक मास है। और 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज कॉल्ड सिंपली AMU। तो अब इससे डेफिनेशन तो हमें एटॉमिक मास यूनिट की समझ में आ गई कि एक एटम का, एलिमेंट के एक एटम का जो मास है, यानी ये एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। क्या है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट। अब इसको देखो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, अब इसके फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो RAM इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका, एटॉमिक मास अपॉन क्या हो गया, AMU। तो अब एटॉमिक मास को कैसे लिखूंगा मैं,
RAM इंटू AMU कर सकता हूँ। 82 नहीं है एक्चुअल भाई, ये AMU है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। आप सपोज अगर मेरे से कोई बोले कि सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है सोडियम। क्या एग्जाम्पल है? सोडियम। अब सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? दैट इज 23 होगा, क्योंकि भाई एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, क्या था? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है इसमें? 23 है। अब मैं बोलूँ इसका एटॉमिक मास निकालना है, तो अब ये हो जाएगा 23 इंटू AMU, यानी सिंपल बोलूँ तो 23 AMU। तो ये आपका हो गया क्या? एटॉमिक मास। अब इसी में अपन ने देखो जस्ट अभी एक चीज़ पढ़ी AMU, तो इसको और देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन आपकी हो गई एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट सिंपली इसको बोलते हैं AMU। आजकल स्टैंडर्ड रेफरेंस में यूनिफाइड मास स्मॉल u का यूज़ करते हैं, पुराने टाइम में पहले अपन एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। अब मैं बोलूँ कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो इट इज 1/12। अभी देखो जस्ट अपन पीछे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 आइसोटोप, यही तो लिख सकता हूँ। तो AMU क्या हो गया आपका? AMU इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। अच्छा, मास ऑफ 1C12 एटम को क्या मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? देखो अभी 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, अभी देखो पीछे पड़ा था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1 AMU ये किसके इक्वल आ जाएगा? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। और भाई यहाँ पर एक स्पेशल डाटा मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको याद कर लेना है कि 1 AMU इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, या इसी को अपन लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इस वैल्यू को याद कर लो, क्योंकि जो अपना अगला टर्म आने वाला है इसको मैं इसी से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टर्म है अपना 4th नंबर पर एक्चुअल मास। क्या है आपका बेटा? एक्चुअल मास। अब किसी भी सब्सटेंस का या किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल मास निकालते हैं, जो मास निकालते हैं वो, तो इट इज़ द मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल ऑफ आ सब्सटेंस, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं? तो देखिएगा, ये अगर बात करें तो इसको कुछ नहीं करना, अपन अभी आज क्या निकाला था अपन ने? एटॉमिक मास निकाला था। तो क्या किया था? RAM इंटू AMU, या ऐसे लिखेंगे RAM इन टर्म्स ऑफ AMU, ठीक है। तो अगर अपन से अब इसमें एग्जाम्पल देखो, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। सपोज आपसे पूछा जाए कि आपको क्या बताना है? एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बहुत आसान है भाई, ध्यान से देखना। एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, ये जब एक्चुअल मास की वैल्यू की बात हो गई तो अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हो इसका तो 1 आ जाएगा। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका? एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका इसका? 1 AMU। और अभी मैं इसी को बोलूँ कि एक्चुअल मास में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये क्या हो गया? ये एक हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल मास आया है। ये एक हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल मास अपन ने कैलकुलेट किया। सपोज अगर मैं सोडियम के लिए पूछ लेता तो क्या हो जाता? 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और केजी में करना होता है तो आप क्या कर देते? इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर देते? 27 में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई होप सो कि नहीं होगा, ठीक है। लास्ट टर्म है आपका, 5th टर्म है आपका, क्या है? ग्राम
एटॉमिक मास, जिसको अपन बोलते हैं GAM। क्या होते हैं? GAM। तो एक्चुअल में देखो, आप एटॉमिक मास को किस पे एक्सप्रेस कर रहे हो? एक्सप्रेस्ड ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, या ऐसा बोल सकता हूँ कि मास ऑफ एनी एटम्स बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? मास ऑफ एनी एटम्स बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ इसको, मास ऑफ एनी एटम्स। आप देखो, अगर मैं कैलकुलेट, अब मेरे को पूछा जाए एग्जाम्पल कि यहाँ पर मेरे को एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बता रहा है, सपोज एग्जाम्पल है मेरे को ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताना है मेरे को, चलो ऑफ सोडियम बताना है, ठीक है। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट, सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बेटा आपका इसका 23, और इसको अगर एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 23 AMU, ठीक है। और अभी मैंने इस पर क्या बोला, उसको एन एटम्स के टर्म में ग्राम एटॉमिक मास को लेते हैं। तो अगर इसको लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, दैट इज योर एक्चुअल मास, दैट इज योर एक्चुअल मास। और अब मुझे ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, अब इस मुझे ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसमें? एवोगैड्रो में। तो ये हो जाएगा आपका 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान से देखना भाई, देखो कैलकुलेशंस यहाँ पर कैसे होने वाले हैं। तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो आपकी पूरी वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू आती है जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1। तो इसके हिसाब से फिर देखा जाए तो आपका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना हो गया? 23 ग्राम्स। क्या हो गया? 23 ग्राम्स, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। आप फटाफट नोट करो, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। चलिए दोस्तों, अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे कि इस क्वेश्चन पे जो वैल्यूज होती है उसको कैसे किया जाता है। तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है आपका एटॉमिक मास। तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास अगर इसके लिए निकालना है तो क्या आएगा आपका 23, इसके लिए क्या आएगा 238, और इसके लिए क्या आएगा 65, और इसके लिए क्या आएगा 16। ये कैसे आया सर? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके, जो भी आपका क्या होता है एटॉमिक मास होता है, क्या होता है एटॉमिक मास होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस का मास होता है जिसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दैट इज 23, 238 और 65 और 16। ये आ गया अपना इन एलिमेंट्स के लिए। अब हमको करना क्या है, इसमें एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है। किसको? एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है। तो फिर क्या कर देंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे? AMU लगा देंगे बस। 238 AMU, 65 AMU, 16 AMU। तो यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ उसके साथ AMU को ऐड कर देते हैं। अब हमने क्या बोला कि हमें एटॉमिक मास को किस में निकालना है? ग्राम्स में निकालना है। अब भी जस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 23 की वैल्यू क्या करोगे AMU, और AMU में अगर अपन एक्चुअल मास की वैल्यू रख देंगे तो दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू क्या कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। तो क्या हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। तो उस जब कैलकुलेट किया था तो क्या आया था 1। तो यानी ये कितना हो जाएगा 23 ग्राम्स, ये हो जाएगा 238 ग्राम्स, ये क्या हो जाएगा आपका 65 ग्राम्स, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 ग्राम्स। क्या हो जाएगा 16 ग्राम्स, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस वैल्यू होती है। एटॉमिक मास आपका क्या होता है AMU में आता है। एक्चुअल मास अगर आपको निकालना होगा तो AMU की आप वैल्यू पुट कर दोगे। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, या मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, दैट इज योर पर्टिकुलर वैल्यू इन ग्राम्स, ठीक है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगली बार, आज मैंने एटम्स के लिए बात की है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए मॉलिक्यूल्स को लेकर आऊँगा कि मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह पर कैसे निकालते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के याद कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। मिलते हैं पर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।